न्याय और कानूनी व्यवस्था को साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपराधियों के प्रति बहुत नरम रवैया केवल दंडहीनता की भावना पैदा करता है और उन्हें और भी अधिक निंदनीय कृत्यों के लिए प्रोत्साहित करता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके शर्मनाक कार्य न्यायिक प्रणाली की कमियों के कारण बढ़ते गए। 2009 में एम्बर डुबोइस सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के एक उपनगर में रहती थी। वह एस्कॉन्डिडो में अपने परिवार के साथ रहती थी। एम्बर के माता पिता का तलाक हो गया जब वह बहुत छोटी थी, लेकिन वह दोनों के संपर्क में रही। बाद में उसकी मां ने डेव केव से शादी कर ली और एम्बर को एलिसन नाम की एक छोटी बहन मिली। एम्बर अपने सौतेले पिता के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई और उन्हें दूसरे पिता के रूप में देखती थी। एम्बर बुद्धिमान थी और पढ़ने में रुचि रखती थी। वह अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में किताबों में अधिक रुचि रखती थी। रोमांटिक रिश्तों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। युवा महिला ज्ञान की खोज में थी और स्कूल के कार्यक्रम से आगे रहने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेती थी। लेकिन एम्बर का सबसे बड़ा जुनून जानवर थे। वह उनके बारे में पढ़ती थी, चिड़ियाघर और प्रदर्शनियों में जाती थी। वह अपने अनुभवों को डायरी में लिखती थी। यह प्रेम समुद्री जीव विज्ञानी बनने और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करने के सपने में बदल गया। इसलिए एम्बर स्कूल के भविष्य के किसान कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना से खुश थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक कृषि पशु खरीदने और उसकी देखभाल करने की अनुमति देना था। एम्बर एक मेमना खरीदना चाहती थी। हालांकि परिवार धनी नहीं था, युवा महिला ने अपने माता पिता से इस परियोजना में मदद करने की विनती की। माता पिता विचार से विशेष रूप से उत्साहित नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी के आग्रह के सामने झुक गए। उन्होंने जानवर खरीदने के लिए लगभग $200 उपलब्ध कराए। केवल आवास का मुद्दा हल करना बाकी था। एम्बर बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह अपना मेमना, जिसे उसने पहले ही लिनेट नाम दे दिया था, ले जा सकेगी। 13 फरवरी 2009 को शुक्रवार को एम्बर डुबोइस अपने बैकपैक में मेमने के लिए चेक लेकर स्कूल के लिए निकली। आमतौर पर वह पैदल जाती थी और एक तरफ का रास्ता तय करने में 15 मिनट लगते थे। उस दिन एम्बर समय पर घर नहीं आई। सबसे पहले यह उसके सौतेले पिता ने नोटिस किया, जो शाम 4 बजे काम से आए। आमतौर पर एम्बर पहले आ जाती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह जानवरों के साथ समय बिता रही होगी या मेमना खरीद चुकी होगी। फिर भी उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आदमी ने आसपास के क्षेत्र में खोजा, लेकिन एम्बर नहीं मिली। उसने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसान, जिससे मेमना खरीदने की योजना थी, ने कहा कि उसने युवा महिला को नहीं देखा। सौतेले पिता ने अपनी पत्नी को सूचित किया, जिसने तब अपनी बेटी को फोन करना शुरू कर दिया। डेव स्कूल क्लब गए, लेकिन वहां किसी ने एम्बर को नहीं देखा था। स्कूल में उन्हें बताया गया कि वह सुबह से नहीं दिखी थी। यह खबर आदमी को बहुत परेशान कर गई, और जब एम्बर की मां को पता चला तो वास्तविक घबराहट शुरू हो गई। एम्बर स्वेच्छा से कक्षा नहीं छोड़ती। कक्षा से अनुपस्थिति उसके चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, जो उसकी मां को बहुत परेशान करता था। इसके अलावा एम्बर को उस दिन एक लंबे समय से प्रतीक्षित मेमना मिलने वाला था। परिवार को अंदाजा नहीं था कि किन अप्रिय परिस्थितियों ने युवा महिला को स्कूल पहुंचने से रोका था। मां ने तुरंत पुलिस को फोन किया और लापता होने की सूचना दी। आंसुओं के बीच उसने तुरंत खोज शुरू करने की विनती की। महिला ने काम से छुट्टी ली और अपनी बेटी की खोज के लिए घर की ओर दौड़ी। उसने एम्बर के जैविक पिता को भी सूचित किया, जो भी खोज में शामिल हो गए। आए हुए पुलिसकर्मियों ने माता पिता से बात की। उन्होंने बताया कि एम्बर शांत और घरेलू थी, पढ़ाई और जानवरों में रुचि रखती थी और स्कूल के बाहर अपनी उम्र के लोगों से बहुत कम संपर्क रखती थी। माता पिता को विश्वास नहीं था कि वह स्वयं चली गई होगी। उसके साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। एम्बर की चीजों की जांच के बाद जांचकर्ताओं ने भी भागने की थ्योरी को खारिज कर दिया। उसकी सभी चीजें और पैसे घर पर ही थे। उन्होंने एम्बर के स्कूल के रास्ते की जांच करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वह किसी से मिली हो सकती है।
लेकिन खोज बेनतीजा रही। सहपाठियों ने पुष्टि की कि एम्बर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती थी और दूसरों से कम संपर्क रखती थी। एम्बर की इंटरनेट गतिविधियों की जांच से भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला, केवल जानवरों के बारे में खोज। किसी भी जानकारी को खोजने के प्रयास में पुलिस ने जनता से मदद मांगी। लापता व्यक्ति की फोटो के साथ सूचनाएं प्रसारित की गईं। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के कारण पुलिस को पहली उपयोगी जानकारी मिली। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने 13 फरवरी की सुबह एक युवा महिला को देखा था जो लापता व्यक्ति जैसी दिखती थी। उसे एक पगडंडी पर अकेले अपने स्कूल की दिशा में जाते हुए देखा गया था। जल्द ही एक और गवाह सामने आया, परिवार की एक जान पहचान जो अक्सर युवा एम्बर को स्कूल ले जाती थी क्योंकि उनके बच्चे साथ पढ़ते थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह उसने भी एम्बर को स्कूल जाते देखा और उसे लिफ्ट देना चाहती थी। हालांकि जब वह युवा महिला के बराबर में थी, उसने देखा कि वह एक लड़के के साथ चल रही थी और बात कर रही थी। महिला ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन बातचीत में बाधा न डालने का फैसला किया और आगे बढ़ गई। उसने लड़के का वर्णन गहरे रंग की त्वचा और गोल चेहरे वाले के रूप में किया। इस समय यह जांचकर्ताओं के लिए एकमात्र सुराग था। उन्होंने इस जानकारी को लिया और लड़के की पहचान स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन एम्बर के किसी भी सहपाठी को नहीं पता था कि वह कौन था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने लापता व्यक्ति का मोबाइल फोन चेक किया। यह पता चला कि सिग्नल अभी भी उस क्षेत्र में ट्रेस किया जा रहा था जहां से युवा महिला गायब हुई थी। इसका मतलब था कि या तो वह खुद या कोई और इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी सटीक स्थान का पता लगाना और फोन को खोजना संभव नहीं हुआ। खोज के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल किया गया और वे एक सुराग का पता लगा सके। वे खोजकर्ताओं को एस्कॉन्डिडो हाई स्कूल तक ले गए, फिर राजमार्ग के साथ दूर स्थित पाला इंडियन रिजर्वेशन तक, जहां सुराग खत्म हो गया। मां ने दावा किया कि वे कभी इस क्षेत्र में नहीं गए थे और एम्बर अकेले वहां नहीं जाती। यह सब अप्रत्याशित परिस्थितियों की ओर इशारा करता था। एम्बर के साथ हुई घटना की खबर आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैल गई। यह खबर पहले ही सभी समाचार प्रसारणों में दिखाई दे रही थी। इससे कई स्वयंसेवक समूहों को एकत्र करने में मदद मिली, जो पुलिस के पास आए और अपनी सहायता की पेशकश की। अंततः एफबीआई भी शामिल हो गई। एजेंटों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले स्थानीय लोगों की जांच करना शुरू किया। उन्होंने 500 से अधिक बातचीत की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लापता व्यक्ति के घर की विशेष साधनों से फिर से जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। संभावित मार्ग के साथ सभी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। हालांकि वह कुछ फुटेज में दिखाई दी, कहीं भी गायब होने का क्षण नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन जांचकर्ताओं के पास कुछ ठोस नहीं था। खोज समूहों को भी कुछ नहीं मिला। सभी एकत्रित जानकारी में से केवल एक नाम उभरा, डेव केव, सौतेला पिता, जो शुरू से ही संदिग्ध था। पुलिस ने पारिवारिक जीवन की गहन जांच की। सामान्य तौर पर वहां समझ थी, लेकिन सौतेले पिता की कुछ शिकायतें थीं। उनका मानना था कि एम्बर को परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए, हालांकि वह स्कूल, क्लब और अपने कमरे में एकांत को प्राथमिकता देती थी। पुलिस को सबसे ज्यादा जो चिंतित करता था वह था सौतेले पिता के उस दिन के बारे में उलझे हुए बयान। वह अप्रत्याशित रूप से काम पर नहीं गया, इसके बजाय प्रशिक्षण के लिए गया, घर लौटा, फिर से चला गया। सौतेला पिता अपनी मां और अपनी पत्नी से काम पर मिला, उसे एक असामान्य उपहार लाया, उनके साथ के जीवन में पहली बार। इसके अलावा घर लौटने पर उसने आंसरिंग मशीन की जांच नहीं की, जो उसके लिए असामान्य था। ऐसा लगता था जैसे डेव के विचार कहीं और थे। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी देखा कि वह उस दिन असामान्य व्यवहार कर रहा था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने संदिग्ध सौतेले पिता के अतीत की गहन जांच की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अंत में उसे जांच के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट भी शामिल था। आदमी ने सहमति दे दी। डेव ने 8 पॉलीग्राफ टेस्ट सफलतापूर्वक पास किए। जांचकर्ताओं के दुख की बात है कि उसने सभी परीक्षाओं को निर्दोष रूप से पास किया।
इसके बाद उसके खिलाफ सभी संदेह छोड़ दिए गए। महीने बीत गए, लेकिन एम्बर के बारे में कोई खबर नहीं थी। महिला अपनी बेटी के गायब होने में अपने नए पति की संभावित भागीदारी के बारे में संदेहों से परेशान थी। अंत में वह और नहीं सह सकी, अपना सामान और छोटी बेटी एलिसन को पैक किया और डेव को छोड़ दिया। वह अपने दूसरे बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। मां ने लंबी छुट्टी ली और एलिसन को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। महिला हताश थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है, हालांकि संभावनाएं कम थीं। मां निजी जांचकर्ताओं, कुत्ते प्रशिक्षकों, यहां तक कि भविष्यवक्ताओं से संपर्क करने के लिए तैयार थी। जब एक गवाह ने बताया कि उसने एम्बर को मैक्सिको में देखा है, तो वह एलिसन के साथ वहां जाने में नहीं हिचकिचाई। विदेशी देश में वह पर्चों के साथ सड़कों पर गई, लोगों से पूछताछ की और अपनी लापता बेटी के बारे में जानकारी फैलाई। एम्बर का जैविक पिता भी खोज में लगा हुआ था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी बचत खर्च कर दी। इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी ने जनता में भारी प्रतिक्रिया पैदा की। एम्बर के रहस्यमय गायब होने के बारे में लेख लिखे गए और वृत्तचित्र बनाए गए। पूरा अमेरिका इस मामले से व्यथित था। 13 फरवरी 2010 को एम्बर के गायब होने की वर्षगांठ पर उसके परिवार ने उसके स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य खोज जारी रखने के लिए धन जुटाना था। पुलिस वहां आई और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे जांच में प्रगति नहीं कर पा रहे थे। एम्बर अभी भी लापता मानी जाती थी। इस समय तक बहुत कम लोग उसके लौटने में विश्वास करते थे। लोग एम्बर की मां का समर्थन करते थे और इस बात से नाराज थे कि संभावित अपराधी स्वतंत्र हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद 25 फरवरी 2010 को चेल्सी किंग पोवे नामक छोटे शहर में गायब हो गई, जो एस्कॉन्डिडो से 20 मिनट की ड्राइव दूर था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम टाइलर था। उस सुबह चेल्सी जॉगिंग के लिए गई, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटी। ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गई। उसके परिजन उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वे उसकी अनुपस्थिति से कम और इस बात से अधिक परेशान थे कि वह फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दे रही थी, जो पहले कभी नहीं हुआ था। परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और एक बड़े पैमाने पर खोज शुरू हुई। पता चला कि चेल्सी रैंचो बर्नार्डो पार्क सैन डिएगो गई थी, एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल। माता पिता वहां गए और पार्किंग में उसकी कार मिली। फोन उसमें बज रहा था, लेकिन चेल्सी कहीं नहीं दिखी। क्षेत्र की छानबीन की गई। कई स्वयंसेवक खोज में शामिल हो गए। कुछ घंटों बाद जंगल में युवा महिला की कुछ निजी वस्तुएं मिलीं। वे उसकी कार से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पगडंडी पर पड़ी थीं। इससे संभावित हमले के बारे में चिंताजनक आशंकाएं जगीं। एम्बर के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसके माता पिता को नए गायब होने के बारे में पता चला, वे तुरंत पार्क गए और खोज में मदद की पेशकश की। एम्बर के परिजनों ने घटनाओं के बीच संबंध महसूस किया और चेल्सी के परिवार की मदद करना चाहते थे। उन्होंने उस व्यक्ति को खोजने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, जो स्थानीय लड़कियों को परेशान कर रहा था। विशेष खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। सुराग पार्क के पास लेक हॉजगेस पर समाप्त हुआ। वहां उन्होंने अपने प्रयासों को केंद्रित किया। जल्द ही उन्हें खिलाड़ी की ओर वस्तुएं मिलीं, उसका टॉप और एक रनिंग शू। खोज के दौरान जांचकर्ताओं ने लापता लड़कियों की समय रेखा और वर्तमान रिपोर्ट की जांच की। वे एम्बर के मामले को जानते थे और पिछले वर्षों में समान घटनाओं की तलाश कर रहे थे। पता चला कि चेल्सी के गायब होने से कुछ महीने पहले एक और घटना हुई थी। 22 दिसंबर 2009 को कैंडिस मोंकायो अपने नियमित मार्ग पर जॉगिंग कर रही थी। जहां चेल्सी की चीजें मिली थीं, उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति ने कैंडिस पर हमला किया। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और पकड़ने की कोशिश की। युवा महिला ने उसके इरादे समझ लिए और लड़ने और चिल्लाने लगी। चमत्कारिक रूप से वह खुद को मुक्त करने और उसे कड़ी चोट पहुंचाने में सफल रही। हमलावर दर्द से विचलित हो गया, जिससे कैंडिस को भागने का मौका मिल गया। वह तुरंत पुलिस के पास गई और घटना की रिपोर्ट की। महीने बीत गए,
लेकिन एम्बर के बारे में कोई खबर नहीं थी। महिला अपनी बेटी के गायब होने में अपने नए पति की संभावित भागीदारी के बारे में संदेहों से परेशान थी। अंत में वह और नहीं सह सकी, अपना सामान और छोटी बेटी एलिसन को पैक किया और डेव को छोड़ दिया। वह अपने दूसरे बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। मां ने लंबी छुट्टी ली और एलिसन को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया। महिला हताश थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है, हालांकि संभावनाएं कम थीं। मां निजी जांचकर्ताओं, कुत्ते प्रशिक्षकों, यहां तक कि भविष्यवक्ताओं से संपर्क करने के लिए तैयार थी। जब एक गवाह ने बताया कि उसने एम्बर को मैक्सिको में देखा है, तो वह एलिसन के साथ वहां जाने में नहीं हिचकिचाई। विदेशी देश में वह पर्चों के साथ सड़कों पर गई, लोगों से पूछताछ की और अपनी लापता बेटी के बारे में जानकारी फैलाई। एम्बर का जैविक पिता भी खोज में लगा हुआ था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी बचत खर्च कर दी। इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी ने जनता में भारी प्रतिक्रिया पैदा की। एम्बर के रहस्यमय गायब होने के बारे में लेख लिखे गए और वृत्तचित्र बनाए गए। पूरा अमेरिका इस मामले से व्यथित था। 13 फरवरी 2010 को एम्बर के गायब होने की वर्षगांठ पर उसके परिवार ने उसके स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य खोज जारी रखने के लिए धन जुटाना था। पुलिस वहां आई और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे जांच में प्रगति नहीं कर पा रहे थे। एम्बर अभी भी लापता मानी जाती थी। इस समय तक बहुत कम लोग उसके लौटने में विश्वास करते थे। लोग एम्बर की मां का समर्थन करते थे और इस बात से नाराज थे कि संभावित अपराधी स्वतंत्र हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद 25 फरवरी 2010 को चेल्सी किंग पोवे नामक छोटे शहर में गायब हो गई, जो एस्कॉन्डिडो से 20 मिनट की ड्राइव दूर था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम टाइलर था। उस सुबह चेल्सी जॉगिंग के लिए गई, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटी। ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गई। उसके परिजन उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। वे उसकी अनुपस्थिति से कम और इस बात से अधिक परेशान थे कि वह फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दे रही थी, जो पहले कभी नहीं हुआ था। परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और एक बड़े पैमाने पर खोज शुरू हुई। पता चला कि चेल्सी रैंचो बर्नार्डो पार्क सैन डिएगो गई थी, एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल। माता पिता वहां गए और पार्किंग में उसकी कार मिली। फोन उसमें बज रहा था, लेकिन चेल्सी कहीं नहीं दिखी। क्षेत्र की छानबीन की गई। कई स्वयंसेवक खोज में शामिल हो गए। कुछ घंटों बाद जंगल में युवा महिला की कुछ निजी वस्तुएं मिलीं। वे उसकी कार से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पगडंडी पर पड़ी थीं। इससे संभावित हमले के बारे में चिंताजनक आशंकाएं जगीं। एम्बर के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसके माता पिता को नए गायब होने के बारे में पता चला, वे तुरंत पार्क गए और खोज में मदद की पेशकश की। एम्बर के परिजनों ने घटनाओं के बीच संबंध महसूस किया और चेल्सी के परिवार की मदद करना चाहते थे। उन्होंने उस व्यक्ति को खोजने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, जो स्थानीय लड़कियों को परेशान कर रहा था। विशेष खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। सुराग पार्क के पास लेक हॉजगेस पर समाप्त हुआ। वहां उन्होंने अपने प्रयासों को केंद्रित किया। जल्द ही उन्हें खिलाड़ी की ओर वस्तुएं मिलीं, उसका टॉप और एक रनिंग शू। खोज के दौरान जांचकर्ताओं ने लापता लड़कियों की समय रेखा और वर्तमान रिपोर्ट की जांच की। वे एम्बर के मामले को जानते थे और पिछले वर्षों में समान घटनाओं की तलाश कर रहे थे। पता चला कि चेल्सी के गायब होने से कुछ महीने पहले एक और घटना हुई थी। 22 दिसंबर 2009 को कैंडिस मोंकायो अपने नियमित मार्ग पर जॉगिंग कर रही थी। जहां चेल्सी की चीजें मिली थीं, उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति ने कैंडिस पर हमला किया। उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और पकड़ने की कोशिश की। युवा महिला ने उसके इरादे समझ लिए और लड़ने और चिल्लाने लगी। चमत्कारिक रूप से वह खुद को मुक्त करने और उसे कड़ी चोट पहुंचाने में सफल रही। हमलावर दर्द से विचलित हो गया, जिससे कैंडिस को भागने का मौका मिल गया। वह तुरंत पुलिस के पास गई और घटना की रिपोर्ट की। गार्टनर के निर्देश पर वे पाला गए, जो एस्कॉन्डिडो के पास था।
कड़वी विडंबना यह थी कि यह क्षेत्र उस जगह से कुछ किलोमीटर दूर था जहां खोजी कुत्ते पहले ले गए थे। एक पुराने पानी के टावर के पास संदिग्ध ने एक जमीन के टुकड़े की ओर इशारा किया, जिसे खोदना शुरू किया गया। पाए गए अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया। दंत रिकॉर्ड के आधार पर एम्बर की पहचान की पुष्टि की गई। संदिग्ध की किसी भी कार या घर में एम्बर के निशान नहीं मिले। समझौते के कारण अभियोजन पक्ष यह खुलासा नहीं कर सकता था कि जॉन ने इस स्थान का संकेत दिया था, इसलिए इस समय एम्बर के मामले में उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था। एम्बर के परिजन इस खोज से स्तब्ध थे। वे अभी भी उसके घर लौटने की उम्मीद कर रहे थे। चेल्सी का परिवार भी युवा महिला की घटना के कारण गहरे शोक में था। एम्बर के माता पिता बेहद व्यथित थे कि अपराधी को उनकी बेटी के साथ हुई घटना के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। हालांकि जांचकर्ता उसे एक अन्य अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे, जो पहले से ही एक सफलता थी। अभियोजन पक्ष के पास चेल्सी के मामले में संदिग्ध के खिलाफ ठोस सबूत थे। अभियोजन पक्ष को सबसे कड़ी सजा की उम्मीद थी। गवाहों के बयान, डीएनए विश्लेषण और अन्य सबूतों ने अदालत में सफलता की लगभग गारंटी दी। हालांकि यह संभावना थी कि एम्बर का मामला आधिकारिक तौर पर बंद नहीं होगा, इसलिए अभियोजन पक्ष के साथ एक और समझौते का प्रस्ताव रखा गया। दोनों महिलाओं के परिवारों ने उसे दोनों मामलों में आधिकारिक तौर पर दोषी ठहराने के लिए समझौते से सहमति जताई। चेल्सी, एम्बर और कैंडिस पर हमले के अपराधों की स्वीकारोक्ति के बदले में उसे उसकी जान बख्शने का वादा किया गया। जॉन ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का वादा किया। बाद में एम्बर की मां ने गार्डनर से मिलने की मांग की। उसे उससे मिलने की अनुमति दी गई। बातचीत में उसने बताया कि कैसे उसने युवा महिला को स्कूल जाते देखा और धमकी देकर कार में बैठने के लिए मजबूर किया। फिर वह उसे एक दूरदराज के स्थान पर ले गया जहां उसने भयानक कृत्य किए। उसकी कहानी सुनने के बाद एम्बर की मां बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। इस मुलाकात ने उसे घटना की समझ दी और उसके दूसरे पति के प्रति संदेह दूर किया। परिवार अंततः अपनी बेटियों से विदा हो सके। एम्बर की मां ने अपने पति से सुलह कर ली और वे परिवार परामर्शदाताओं की मदद लेते हुए एक साथ रहना जारी रखे। आदमी ने पहले की पीड़ा और संदेहों के लिए उसे माफ कर दिया। अंततः गार्डनर ने सबसे कड़ी सजा से बचने के लिए अभियोजकों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मई 2010 में उसे 2 युवा महिलाओं के साथ हुई घटनाओं के लिए 2 पैरोल रहित जेल की सजा और कैंडिस पर हमले के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई। गार्डनर के अनुसार एम्बर की घटना के कुछ समय बाद उसने खुद को अपूरणीय नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि यह प्रयास विफल रहा। उसने दावा किया कि उसे अपने कृत्यों के लिए गहरा पश्चाताप हुआ। इसके बाद उसने मानसिक समस्याएं विकसित की और पेशेवर मदद ली। गार्डनर ने डॉक्टरों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई के बारे में बताया, लेकिन घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे उपचार निर्धारित किया गया। कुछ वर्षों बाद एम्बर की मां ने उस व्यक्ति को माफ करने की शक्ति पाई जिसने उनके परिवार को पीड़ा पहुंचाई थी। इससे उसे आंतरिक शांति मिली और अपने जीवन के इस दर्दनाक अध्याय को बंद करने में मदद मिली। इन घटनाओं ने व्यापक जनता में प्रतिक्रिया जगाई। परिणाम स्वरूप अंतरंग प्रकृति के अपराध करने वाले व्यक्तियों के संबंध में कानून में परिवर्तन किए गए। पहली बार जुर्माना बढ़ाया गया, जेल की अवधि लंबी की गई और रिहाई के बाद निगरानी की आवश्यकताओं को कड़ा किया गया। इसके अलावा ऐसे मामलों में समय से पहले रिहाई की संभावनाओं की समीक्षा की गई।